तूफान से बचकर साहिल पर चले आना की कला वही जानते हैं जो तूफानों में अपनी कश्ती निकालने से डरते नहीं हैं। उन्हें क्या पता जिन्होंने बादलों के डर से घर से बाहर भी अपने पैर नहीं निकाले। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी मैन पे आप सभी का एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। आज हम फिर लेकर हाजिर हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 विशेषांक। आज का हमारा वीडियो होने जा रहा है कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान यानी सोशल सब स्टडी के बारे में। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री पोर्शन से दो और 3 नंबर वाले जो आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तरों के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा जो फोकस होगा वो पहले चैप्टर की ओर होगा। हम पहले चैप्टर की बात करेंगे, उससे रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और उनके उत्तर किस प्रकार लिखने हैं इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। हम उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जिनकी आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। आपने चैप्टर पहले ही ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। हम सिर्फ आपकी रिवीजन के उद्देश्य से कुछ प्रश्न बनाकर ले आए हैं। इन्हें आप देखें, यह प्रश्न हो सकता है हूबहू या इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से आपको इनका उत्तर लिखना है और आपको 100% पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिए, हमारे साथ बने रहिए और आप बहुत ही आसानी से 95% अबव लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा इस बार का टारगेट ही है अब की बार 95% पार। जी हाँ दोस्तों, अब की बार 95% पार। आइए शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रवाद की अवधारणा से क्या तात्पर्य है। चैप्टर का नाम ही है राष्ट्रवाद का उदय, इसलिए इसका पहला क्वेश्चन है क्या, राष्ट्रवाद की अवधारणा से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, राष्ट्रवाद का तात्पर्य उस भावना से है जिसमें एक राष्ट्र के लोग एक साझा पहचान, भाषा, संस्कृति और इतिहास के आधार पर खुद को एक समूह के रूप में मानते हैं। यह भावना राष्ट्र को मजबूत और स्वतंत्र बनाने की दिशा में कार्य करती है। साथ ही साथ यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय ने कई देशों में एकजुटता और स्वतंत्रता आंदोलन को जन्म दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से। चैप्टर का नाम यही है। जी हाँ, राष्ट्रवाद का उदय कहाँ, यूरोप में। तो इसीलिए यहाँ बताया गया क्या कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से क्या हुआ, कई देशों में एकजुटता हो गई और वहां पर स्वतंत्रता आंदोलन ने जन्म लिया। अगला प्रश्न है आपका, फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप के राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार पूछा जा चुका है, आ सकता है आपका। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। इसने क्या किया, इसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों का प्रसार किया। फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 ईस्वी में हुई थी, उसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों का प्रसार किया। इससे पूरे यूरोप में राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और स्वतंत्रता की भावना फैली। साथ ही साथ फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीतिक और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया और राष्ट्रीयता के विचार को मजबूती दी। बात समझ में आई? अब आगे बात करते हैं अगले प्रश्नों की। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका यूरोप में राष्ट्रवाद के संदर्भ में क्या थी। जी हाँ दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट की यूरोपीय में राष्ट्रवाद के संदर्भ में क्या भूमिका थी। इसका प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया और उसे यूरोप के विभिन्न हिस्सों में फैलाया। मतलब कि वो सिर्फ फ्रांस में जो क्रांति हुई थी वो सिर्फ फ्रांस में रहकर उसके जो फायदे नुकसान को ध्यान में रखते हुए उसकी जो नीतियां थी, उसके जो सिद्धांत थे, उसे नेपोलियन बोनापार्ट ने आगे बढ़ाया और उसे पूरे के पूरे यूरोप में फैलाया। यूरोप के बाकी जो देश जहां पर क्रांति की हवा हल्की सी भी लगी हुई थी, उस सब जगहों पर नेपोलियन बोनापार्ट ने फैला दिया इसे। और उन्होंने इसके अलावा प्रशासनिक सुधार भी किए। फ्रांस में उन्होंने कुछ प्रशासनिक सुधार किए, लेकिन इसके अलावा उन्होंने अपने विस्तारवादी उद्देश्यों के कारण कई देशों में राष्ट्रवादी आंदोलन भी उत्पन्न कर दिए। ये तो उन्होंने किया ही किया। अब फ्रांस की जो क्रांति के सिद्धांत थे वो दूसरे जगहों पर फैलाए, जिसका परिणाम ये हुआ
कि उनका जो विस्तारवादी उद्देश्य था कि दूसरे देशों को भी हम अपने साथ ले आए, इस वजह से उन्होंने कई देशों में राष्ट्रवादी आंदोलन स्थापित कर दिया। और उनकी हार के बाद, किसकी हार, नेपोलियन बोनापार्ट जब हार गए, तो जब वो हार गए, उनके हारने के बाद यूरोप के कई देशों में राष्ट्रवादियों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आरंभ कर दिया। ये उनका, नेपोलियन बोनापार्ट का यूरोप के में राष्ट्रवाद के उदय में यही भूमिका थी। क्योंकि यह प्रश्न छोटा है, आप इसे इतना ही लिखेंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। अगर प्रश्न बड़ा आता है तो आप इसमें और भी चीजें जोड़ सकते हो अपने से, जो मैंने भी बताया कि उन्होंने किस प्रकार से क्या क्या किया, सारी चीजें आपने विस्तार पूर्वक पढ़ी होंगी, आप वहां से जोड़ सकते हो। यह प्रश्न आपके लघु उत्तरी में है, इसलिए इसका छोटा सा उत्तर हमने आपको बताया। अगला प्रश्न है आपका, वियना कांग्रेस या वियना कन्वेंशन, जिसको आप कहते हैं वियना कांग्रेस या वियना कन्वेंशन 1815 में हुई थी, इसका उद्देश्य और महत्व क्या था। तो सबसे पहले हम इसके उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। वियना कांग्रेस का उद्देश्य था जो नेपोलियन के हार के बाद यूरोप में राजनीतिक स्थिरता को स्थापित करना था, क्योंकि उसके हार के बाद बहुत से देश जो उसके सपोर्ट में थे वो अलग ही मापदंड में चले गए थे, उनके अंदर अस्थिरता आ गई थी, संवादहीनता भी आ गई थी। इसको स्थिर करने के लिए, संवादहीनता को खत्म करने के लिए वियना कांग्रेस का आयोजन किया गया था। इसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य था यूरोप के पुराने राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, जो उखड़ गए थे। किससे? फ्रांस की जो क्रांति हुई थी नेपोलियन बोनापार्ट की वजह से, वहां जहां जहां राष्ट्रवाद का उदय हो गया था, जहां जहां राजशाही के खिलाफ, राजतंत्र के खिलाफ लोग बगावत पर उतारू हो गए थे, उसको पुनर्स्थापित करना वियना कन्वेंशन या वियना कांग्रेस का उद्देश्य था। और इसके साथ साथ और क्या उद्देश्य था उसका? राष्ट्रवादी आंदोलनों को दबाना, और जो पुराने राजशाही पहले से राजतंत्र जो चल रहा था उसके खिलाफ जो असंतोष है उसको दबाना, राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाना, और राष्ट्रवादी जो उसका पुनर् पहले से जो चली आ रही राजशाही थी उसको फिर से स्थापित करना, यही उद्देश्य था वियना कांग्रेस का। इसके पश्चात हुआ क्या इसका, जब ये दमनकारी नीति वियना कांग्रेस में जो आए थे उन्होंने जो ये नीति अपनाई और राजशाही को उन्होंने सपोर्ट किया, उसके साथ साथ दमनकारी नीति अपनाई जो आंदोलनकारी थे उनके खिलाफ, तो उसका परिणाम ये हुआ कि, हालांकि इसका परिणाम यह हुआ कि कई देशों में राष्ट्रवाद और भी बढ़ गया। जितना उन्होंने उसको दबाने का प्रयास किया उतना ही राष्ट्रवादी उग्र और मुखर होते गए, और उन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आरंभ कर दिए। और भी देशों में ये फैल गया, जहां नहीं था वहां भी फैल गया, और उन्होंने भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वियना कांग्रेस का जो उद्देश्य था कि उस राजनीतिक स्थिरता को स्थापित करना नेपोलियन बोनापार्ट की हार के बाद, और उसका महत्व था, क्यों था महत्व ये था कि वो राजशाही को पुनर्स्थापित करे और दमनकारी जो राष्ट्रवादी आंदोलन थे उनको दमन करते हुए उनको स्थिर कर दे, उनको रोक दे। मगर इसका जो हुआ क्या, इसका उल्टा परिणाम निकला, और जहां जहां आंदोलन नहीं था वहां और आंदोलन, जहां जहां था आंदोलन पहले से, वहां और तेजी से भड़क गया, और जहां पे नहीं था वहां भी राष्ट्रवाद का आंदोलन उत्पन्न हो गया, और वो लोग स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने लगे कि हमें अब स्वतंत्र कीजिए। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी? जी हाँ, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी? बिस्मार्क का पूरा नाम था ओटो वान बिस्मार्क, जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने लोहा और रक्त की नीति को अपनाया था, जिसके तहत सैन्य शक्ति और युद्धों के माध्यम से उन्होंने जर्मनी को एकीकृत किया था। सन 1871 ईस्वी में फ्रैंको प्रूशियन युद्ध के बाद संपूर्ण जर्मनी को एकीकृत किया गया, और बिस्मार्क उसके पहले चांसलर बने। यही जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका थी, जिसे हम शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें आप अगर और जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं कि बिस्मार्क ने लोहा और रक्त की नीति को अपनाया था, वह वहां के पहले चांसलर थे, और उनके मार्गदर्शन में ही संपूर्ण जर्मनी में कई प्रकार से युद्ध और सैन्य शक्ति और युद्ध का प्रदर्शन करके जो वहां के सामान्य नागरिक थे उनको
सैन्य शक्ति का अभ्यास कराकर सेना में भर्ती करके और जो राजशाही थी उसके खिलाफ, जो वहां पर फैली कुरीतियां थी उसके खिलाफ जो उन्होंने नीति बनाई थी उसका अनुपालन करके, उसको अनुग्रहित करके, उसको लागू करके वहां पर जर्मनी को एकीकृत करने का प्रयास किया गया, जिसमें बहुत हद तक सफलता मिली। अंतिम में सन 1871 ईस्वी में फ्रैंको प्रूशियन जो युद्ध था वो निर्णायक साबित हुआ और उसके पश्चात संपूर्ण जर्मनी को एकीकृत किया गया और ओटो वन बिस्मार्क को वहां का पहला चांसलर नियुक्त किया गया। ठीक है, आइए अगला अंतिम प्रश्न है, इटली के एकीकरण के प्रमुख नेता कौन थे और उनकी क्या भूमिका थी। इटली के एकीकरण की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसके जो प्रमुख एकीकरण के नेता थे वो गैरिबाल्डी, कैवूर और मैजनी थे। कौन कौन? गैरिबाल्डी, कैवूर और मैजनी थे, जिनमें से गैरिबाल्डी ने दक्षिणी इटली को एकीकृत करने में मदद की थी। गैरिबाल्डी ने दक्षिणी जो इटली थी वहां के लोगों को समझाकर और विभिन्न प्रकार के अपने उद्घोषों के द्वारा वहां के लोगों को एकीकृत करने में सहायता की थी। उसके पश्चात आते हैं कैवूर, जो उस समय सार्डिनिया के प्रधानमंत्री थे। सार्डिनिया एक वहां पर प्रांत था, वहां के वो प्रधानमंत्री के रूप थे। वहां के प्रधानमंत्री के रूप में कूटनीति और सैन्य अभियान के माध्यम से उन्होंने उत्तरी इटली को एकीकृत किया। सार्डिनिया कहां पर है? उत्तरी इटली का एक प्रांत था जहां के वो प्रधानमंत्री थे। कौन? कैवूर। तो वहां पर उन्होंने अपनी जो उनकी कूटनीतिक विशेषज्ञता थी उसकी सहायता से और जो उनके पास सैन्य शक्ति थी उसके द्वारा उन्होंने छोटे छोटे जो कूटनीति से मान जा रहे थे उन्हें कूटनीति से, और जो कूटनीति से नहीं मान रहे थे उनके ऊपर सैन्य अभियान करके उनको एकीकृत किया और एक धागे में पिरोकर संपूर्ण उत्तरी इटली को एकीकृत कर डाला। इसके पश्चात जो मैजिनी थे उन्होंने संपूर्ण इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली नामक एक आंदोलन की स्थापना की, जिसने जोर शोर से संपूर्ण इटली को एक सूत्र में पिरो दिया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इटली के एकीकरण के प्रमुख नेता गैरिबाल्डी, कैवूर और मैजिनी थे, जिन्होंने अपनी अपनी योग्यता अनुसार अपने अपने क्षेत्र में इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आशा है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा हमें कैसे उत्तर लिखना है। इसके अलावा कुछ स्पेशल बात ये जान लीजिए, जब आप चाहे लघु उत्तरी लिख रहे हो चाहे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न लिख रहे हो, अगर आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो एक पेज में एक ही लिखेंगे, कम से कम आपका आधे पेज में 8 से 10 लाइनें 12 लाइनें उसमें होनी चाहिए। आप दूर दूर लिखें, अच्छे से लिखें। ये हमने सैंपल के रूप में बताया। जब इसे आप अपनी कॉपी में, बोर्ड की कॉपी में लिखोगे तो यह आपकी लाइनें बढ़ जाएंगी, वहां 8 से 10 लाइनों में आएगा। 1-2 लाइन आप अपने से भी जोड़ेंगे जो आपको इसकी भूमिका बनाने के लिए चाहिए हो। यह हमने सैंपल के रूप में आपको बताया है कि इसी तरह से आपको उत्तर देने हैं। और यह क्वेश्चंस जो आपको हमने बताए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षा के लिए। वहां यही प्रश्न है, इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जब भी आप प्रश्न लिखेंगे तो एक पेज में एक ही उत्तर देने का प्रयास करिएगा, चाहे आप जिस सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो, चाहे क्लास 10th में चाहे क्लास 12th में। और कॉपी को भरते समय विशेष ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि कोडिंग वाली कॉपी, अगर कोडिंग गलत हो गई तो आपका साल बेकार हो सकता है। इसलिए क्लास में जो निर्देश दिए जा रहे हो उनका अनुपालन ठीक ढंग से आप करेंगे। यह था हमारा आज का वीडियो। आशा है आपको चीजें अच्छे से और आसानी से समझ में आ गई होंगी। ये हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपके लघुत्तरीय प्रश्न एवं उनके उत्तर थे। आपको किस प्रकार से लिखना है यह हमने आपके साथ साझा किया। यह क्वेश्चन आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपके लिए गेम चेंजर भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर ली होगी। यह वो प्रश्न है जो आपसे श्योरिटी में पूछे जा सकते हैं। ये या इनसे रिलेटेड शब्दों को इधर हेर फेर करके प्रश्न यही पूछेगा। इसलिए तैयार रहिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी और आप 90% गारंटी है आप 95% अबव हो जाएंगे, क्योंकि पिछले सालों में छात्रों ने हमारे साथ रहकर अच्छे नंबर पाए हैं। आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, आप हमारे साथ नए बने हो तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे साथ बने हुए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, हम उस पर जरूर अमल करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आप वीडियोस को लाइक करिए, लास्ट तक देखिए और
अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। साथ ही अपने उन साथियों के साथ भी साझा कीजिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इसी के साथ हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।